नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। शाम 7 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूरे दिन देश और दुनिया में जो बड़ी घटनाएं घटी, चाहे वो राजनीति की हों, नीतियों की, अर्थव्यवस्था की या आम जनजीवन से जुड़ी, सड़क से संसद और भारत से लेकर दुनिया तक सबसे जरूरी खबरें पेश होंगी हमारे इस खास रिपोर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से भारत की ताकत दिखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को देश की ताकत का एक स्पष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद कार्रवाई करते हुए भारत ने अपने दुश्मन को यह दिखा दिया कि हमारी जवाबी कार्रवाई कितनी मजबूत हो सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन में सेना की समन्वय और साहस ने ही यह सिद्ध कर दिया है कि जीत अब कोई अपवाद नहीं बल्कि हमारी आदत है। उन्होंने ये भी कहा कि उस हमले में देश का मनोबल टूट नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि आतंकियों को कठोर सबक सिखाया जाएगा, जो उन्होंने दिया भी। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमलों के रूप में शुरू हुआ था, जिसने पाकिस्तान को निर्णायक क्षति पहुंचाई। यह उद्घोषणा भारत की मजबूत सैन्य रणनीति और आतंकवाद के खिलाफ फोकस्ड कड़े कदम का परिचायक है। सीडीएस ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने नए तरह के युद्ध का प्रारंभ किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक नए प्रकार के युद्ध की शुरुआत है, जिसमें भारत ने हर बार पाकिस्तान को निर्णायक रूप से हराया है। यह युद्ध पारंपरिक भूमि युद्ध से अलग था, क्योंकि इसे भूमि, वायु, समुद्र और साइबर सभी क्षेत्रों में लड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान पहला हमला रात 1 बजे किया गया ताकि सीमा पार नागरिकों की हानि ना हो। 6 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था, जिसमें उच्च तकनीक वाली सटीक मिसाइलें हमेशा शामिल थीं। इस अभियान ने आतंकवादी नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान की वायुसेना एवं एयरबेस भी कमजोर किए। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की बेखौफ और सटीक जवाबी रणनीति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। कृषि मंत्री का किसानों को तोहफा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फार्मा उपकरण निर्माताओं से आग्रह किया है कि वे 22 सितंबर से जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाएं। ये कटौती ट्रैक्टर सहित कई कृषि यंत्रों की कीमतों में 23,000 से 63,000 रुपए तक की गिरावट लाएगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से खेती की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटरों पर भी मशीनों की कीमतें कम होंगी, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी सस्ती दरों पर उपकरण इस्तेमाल कर सकेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार छोटे कृषि उपकरणों के उत्पादन पर भी ध्यान दे रही है, ताकि खेती को और अधिक आधुनिक और किफायती बनाया जा सके। इस दिशा में ट्रैक्टर और मैकेनिकल एसेसरीज, एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ये जीएसटी कटौती किसानों के लिए बड़े फायदे की उम्मीद जगाती है। भारत के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थल। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। इन नए शामिल स्थलों के साथ भारत के धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 69 हो गई है। इनमें 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित श्रेणी के स्थल हैं। नए स्थलों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप्स, कर्नाटक के सेंट मैरीज आइलैंड का भूवैज्ञानिक धरोहर, मेघालय के मेघालयन युग की गुफाएं, नागालैंड का नागा हिल ऑफियोलाइट, आंध्र प्रदेश के एरारमटी डिब्बालू, तिरुपति के तिरुमला पहाड़ और केरल के वर्काला अखाड़ शामिल हैं। भारत की स्थायी प्रतिनिधि मंडल ने पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की कड़ी मेहनत की सराहना की है। यूनेस्को की इस सूची में नामांकन प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो विश्व धरोहर स्थल बनने की दिशा में पहला कदम है। मुंबई में आईफोन 17 खरीद में झड़प। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एप्पल स्टोर के बाहर नए आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही झड़प हो गई। वीडियो में दिखाया गया कि बड़ी भीड़ में लोग एक दूसरे को धकेलते हुए नजर आए। सुरक्षा कर्मी झगड़े को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ खरीदारों ने सुरक्षा व्यवस्था की कमी की शिकायत की, क्योंकि कतार में खड़े लोग अपने नंबर का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल और बेंगलुरु के एप्पल स्टोरों के बाहर भी लंबी कतारें और भीड़ देखी गई। आईफोन 17 की कीमत 82,900 रुपए से लेकर 2.3 लाख रुपए तक है। इस लॉन्च इवेंट के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की गई। सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगे आरोपों पर गौतम अडानी और उनके समूह को क्लीन चिट दे दी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर हेरफेर और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। सेबी ने कहा कि जांच में पाया गया कि कोई भी हेरफेर, धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं हुआ।
साथ ही ये भी बताया कि पैसे की वापसी ब्याज सहित समय से पहले हो गई थी। इस फैसले से अदानी समूह पर चल रही जांच बंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले सेबी की जांच को मान्यता दी थी और एसआईटी या सीबीआई जांच से इनकार किया था। इसके साथ लोकपाल ने भी सेबी अध्यक्ष के खिलाफ हिंडनबर्ग आधारित शिकायतों को भी खारिज कर दिया है, जिससे गौतम अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है। वाणिज्य मंत्री ने कहा, यूएस से व्यापार वार्ता सकारात्मक। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूएस के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं सकारात्मक और सही दिशा में हैं। हाल ही में अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापार समझौते पर चर्चा की, जिसका पहला चरण अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत और व्यापक राजनीतिक साझेदारी है। इसके बावजूद अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगाए जाने और कृषि व डेयरी के लिए भारतीय बाजार को खोलने की मांग भारतीय किसानों की आजीविका से जुड़ी होने के कारण भारत ने चिंता जताई है। गोयल ने यूएई के साथ भी भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया, जिसमें व्यापार के लिए अपार संभावनाएं हैं। ये संवाद दोनों देशों के व्यापार सहयोग को मजबूत करने में अहम साबित होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल। बॉम्बे हाईकोर्ट को शुक्रवार को दूसरी बार बम धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कोर्ट परिसर की पूरी तरह तलाशी ली। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या जोखिम नहीं पाया गया और धमकी को झूठा माना गया। ये धमकी पिछले कुछ दिनों में मिली दूसरी बड़ी धमकी है, जिससे कोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। पुलिस और एटीएस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आने जाने वाले वाहनों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। इससे पहले 12 सितंबर को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जो अंततः झूठी निकली थी। इस तरह की धमकियां कोर्ट की कार्रवाई को बाधित करती हैं और सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। झारखंड में मिला यूरेनियम का भंडार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में यूरेनियम का भंडार है, जो भारत के लिए परमाणु हथियार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ये बात उन्होंने रांची में आयोजित रक्षा टेक्नोलॉजी सम्मेलन में कही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि झारखंड की समृद्ध खनिज संपदा देश की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। सोरेन ने कहा कि राज्य में पाई जाने वाली यूरेनियम संसाधन देश की ऊर्जा और रक्षा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में तकनीकी विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। ये पहल झारखंड को भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बनाने की ओर कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बुकर विजेता बानू मुश्ताक को मैसूर दसराज समारोह में उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। याचिका में दावा किया गया था कि मुश्ताक मुस्लिम होने के कारण देवी चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं रखते, जिससे धार्मिक आस्था आहत होगी। इसके पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी ऐसी याचिकाएं खारिज कर दी थी और कहा था कि राज्य आयोजन में विभिन्न धर्मों के लोगों की भागीदारी संविधान के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले की पुष्टि की और कहा कि ये राज्य का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो धार्मिक आयोजन नहीं है, इसीलिए किसी के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। इस फैसले से धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता को बल मिलेगा। पतंजलि को विज्ञापन बैन का झटका। पतंजलि आयुर्वेद ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जिसमें उन्होंने डाबर के च्यवनप्राश की तुलना में अपमानजनक विज्ञापन चलाने से रोकने वाले आदेश को चुनौती दी है। जुलाई 3 के एक आदेश में उच्च न्यायालय ने पतंजलि को निर्देश दिया था कि वे अपने टीवी और प्रिंट विज्ञापनों में से कई विवादास्पद पंक्तियां हटाएं, विशेष रूप से 40 जड़ी बूटियों वाला सामान्य च्यवनप्राश क्यों अपनाएं और आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान न रखने वाले कैसे असली च्यवनप्राश बनाएंगे जैसी लाइनें रोक दी गई थी। पतंजलि का कहना है कि उन्होंने डाबर का नाम कहीं नहीं लिया है। हालांकि कोर्ट ने इसे अपमानजनक प्रचार माना, क्योंकि इसमें अन्य उत्पादों की योग्यता पर प्रश्न खड़ा कर दिया गया था। ये मामला आयुर्वेदिक दवाओं के प्रचार में विज्ञापन नियमों की कड़ाई को दर्शाता है और जल्द ही 23 सितंबर को सुनवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में 23 सितंबर तक व्यापक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बौछार और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश के कारण नदी नाले भरने और भूस्खलन का खतरा बना रहेगा, इसलिए स्थानीय प्रशासन और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में कमी और मौसम सुहावना बना रहेगा। यह बारिश फसलों के लिए लाभकारी है, लेकिन साथ ही कई जगह यातायात प्रभावित हो सकता है। पंजाब में साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़। पंजाब पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम रैकेट को धर दबोचा है, जिसमें 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग रिजॉर्ट में छापेमारी के दौरान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लोगों को सॉफ्टवेयर सेवा देने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। इस गिरोह के संचालन में बिटकॉइन और हवाला चैनलों का भी इस्तेमाल होता था।
पुलिस ने इस रैकेट से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी जब्त की है। जांच में पता चला है कि गिरोह के कई सदस्य दक्षिण पूर्वी एशिया से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच आगे जारी रखी है और मुख्य संचालकों की तलाश कर रही है। उत्तरदाताओं पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ट्रंप ने बदली अफगान नीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने बगराम एयरबेस को फिर से सक्रिय करने पर विचार करने की बात कही है, जो अफगानिस्तान में उनका सबसे बड़ा सैन्य अड्डा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ये बेस चीन के परमाणु हथियारों के करीब होने के कारण सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि उनका प्रशासन इसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि बगराम पर वे ही नियंत्रण रखते हैं। ट्रंप की इस नीति से अमेरिका चीन संबंधों में जटिलता बढ़ सकती है और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। नेपाल में जेनजी आंदोलन से नुकसान। नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिकॉर्ड बीमा दावा किया गया है। नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी के अनुसार 16 सितंबर तक लगभग 1984 क्लेम मिले हैं, जिनकी कुल राशि करीब 21 अरब नेपाली रुपए है। यह बीमा दावा 2015 के भूकंप के बाद के क्लेम से अधिक है। ये सबसे ज्यादा नुकसान काठमांडू के होटल हिल्टन को हुआ, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी तबाही हुई। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 40 मामलों में 5.14 अरब नेपाली रुपए के दावे मिले हैं। नेपाल इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन ने बताया कि प्रमुख कंपनियों ने 60 अरब रुपए से अधिक नुकसान की सूचना दी है। अभी नुकसान का आकलन जारी है और क्लेम बढ़ने की संभावना है। यह घटना नेपाल के आर्थिक क्षेत्र के लिए गंभीर झटका है। अमेरिकी पुलिस द्वारा भारतीय छात्र की हत्या। कैलिफोर्निया में एक भारतीय टेक विशेषज्ञ मोहम्मद निजामुद्दीन को पुलिस ने गोली मार दी, जब वह कथित रूप से अपने रूममेट पर चाकू से हमला कर रहा था। पुलिस ने बताया कि उन्हें 911 कॉल मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और गोली चली। हालांकि निजामुद्दीन के परिवार ने दावा किया है कि उन्होंने खुद पुलिस को मदद के लिए बुलाया था और हत्या से पहले उन्हें नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। निजामुद्दीन फ्लोरिडा के एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स पूरी कर कैलिफोर्निया में एक टेक कंपनी में काम कर रहे थे। परिवार ने विदेश मंत्रालय से मामले की जांच और उनके शव की भारत लाने में मदद करने की मांग की है। इस मामले की जांच जारी है। रूस ने भारत का किया समर्थन। रूस ने भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों का समर्थन करते हुए यूरोपीय संघ की चिंताओं को बेबुनियाद और जानबूझकर बनाया गया बताया। रूस की विदेश विभाग प्रवक्ता मारिया ज़ाराखोवा ने कहा कि भारत रूस की साझेदारी रणनीतिक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने पश्चिम के उन प्रयासों की आलोचना की जो संप्रभु देशों को अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करते हैं। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने भारत की रूस के साथ सैन्य अभ्यासों और तेल खरीद को लेकर चेतावनी दी थी कि यह ब्रसेल्स के साथ सहयोग में बाधा बन सकता है। रूस ने कहा कि उनकी सैन्य साझेदारी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता के लिए है। यह बयान जापाड़ सैन्य अभ्यासों के दौरान आया, जिसमें भारत ने बेलारूस के साथ भागीदारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने AIFF संविधान मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया और फेडरेशन को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द, संभवतः 4 सप्ताह के अंदर, अपने आम सभा की बैठक में इसे अपनाएं। न्यायमूर्ति पसमिती घंटम श्री नरसिंह और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने 2017 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ AIFF की अपील पर यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने बताया कि फुटबॉल के भविष्य के लिए इस संविधान को एक महत्वपूर्ण कदम बताया और उम्मीद जताई कि ये बदलाव खेल के विकास में नई ऊर्जा लाएगा। कोर्ट ने वर्तमान AIFF पदाधिकारियों के कार्यकाल को मान्यता देते हुए कहा कि केवल 1 साल बचा है, इसलिए बीच में चुनाव करने की जरूरत नहीं है। इस फैसले के बाद AIFF के फुटबॉल प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन और इंडिया सुपर लीग के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की दिशा मिली है। यह निर्णय भारतीय फुटबॉल के संस्थागत सुधार की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत की महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार विमेन ODI सीरीज जीतने का इतिहास रचने के करीब पहुंच गई है। हार के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और दूसरे मैच में 102 रनों की शानदार जीत हासिल की, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड हार है। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम ने इस सीरीज में अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि भारत की फील्डिंग में सुधार की जरूरत है, क्योंकि कई मौके उन्होंने गंवाए। बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने निरंतर रन बनाए और दूसरे मैच में शतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया भी वापसी करना चाहेगी, लेकिन भारत ने जोश और रणनीति से मैचों का दबदबा रखा है। ये जीत विश्व कप में पहले टीम के लिए बड़ा आत्मविश्वास है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।